और केंद्र की मोदी सरकार के 40 नए मंत्री 3 से 5 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे। उसके तहत सभी सांसद देश भर के लगभग 200 संसदीय क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये जानकारी प्रदेश भाजपा के महामंत्री रणवीर सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। भाजपा कार्यालय में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि अब ये दल हताश हो चुके हैं, इन्हें बीजेपी पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी आज मुद्दों से भटक गई है। लोकसभा में भी आज वो नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक नहीं रहे। जहाँ तक विधानसभा के सदन की बात की, और ये वही कांग्रेस है जिसने किसानों के बीच में झूठे वादे करके, युवाओं से झूठे वादे करके, झूठे वादों के दम पर सरकार बनी थी। और 15 महीने में जिस प्रकार से कमलनाथ की सरकार ने इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया था, माननीय शिवराज जी की 15 साल की सरकार ने दिग्विजय सिंह के बर्बाद मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से आबाद करने का काम किया था, उस 15 महीने में कमलनाथ को और कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। इनको नैतिक अधिकार नहीं है कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी पर किसी प्रकार का आरोप लगाने का। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आज से प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव का शंखनाद करेंगे। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अलीराजपुर पहुंचेंगे और मंगलवार को जोबट का दौरा करेंगे, जहां उपचुनाव है। इस दौरान वो कई बैठकें भी करेंगे, जिसमें बीजेपी के तमाम इकाइयों के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। वहीं 18 अगस्त को बुरहानपुर में और 19 अगस्त को खंडवा में प्रदेश अध्यक्ष बैठक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी आगामी 16 अगस्त से कार्यकर्ता केंद्रित और उपचुनाव केंद्रित प्रवास पर निकल रहे हैं। 16 अगस्त को भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर 16 तारीख की रात को अलीराजपुर पहुंचेंगे और 17 अगस्त को चंद्रशेखर आजाद नगर होते हुए जोबट में वो विभिन्न श्रेणी की बैठकें लेंगे। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा धार में जिला पत्रकार संघ द्वारा आयोजित शब्द समागम में शामिल हुए, जहां जिला कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह और धार जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष पंडित छोटू शास्त्री समेत अन्य पत्रकारों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गृह मंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के हितों की रक्षा और अन्य सुविधाओं को लेकर सरकार से बात करने की बात कही। इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए और निश्चित रूप से जैसा मुझे बताया शास्त्री जी ने, उसके लिए हम एडीजी स्तर के अधिकारी की अलग से पीएचडी की व्यवस्था करें। एमपी में आई बाढ़ से जो तबाही हुई, उस पर राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है। आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भिंड जिले के पराजय, अजनार और गिरबासा समेत कई बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करेंगे। यहां उन्होंने दरअसल ये दौरा कर लिया है और उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि बाढ़ प्रभावित गांव में कई बाढ़ पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और न ही सरकार का कोई नुमाइंदा पीड़ितों की सुध लेने के लिए यहां पर आया है। हम लोग गरीब के साथ थे, हैं और रहेंगे। किसान और मजदूर के साथ थे, हैं और रहेंगे। और इस समय गरीब दुखी है, तबाही हो चुकी है इस बाढ़ की वजह से। लोगों के मकान नष्ट हो गए हैं, फसल नष्ट हो गई है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, प्रशासन निष्क्रिय रहा है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस अब सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर तीखे वार करने लगी है। कांग्रेस ने इसके लिए प्रदेश के हर जिले में रीच 100 की शुरुआत करने वाली है। सबसे पहले इसकी शुरुआत नीमच से होगी और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव से पहले सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। इसके लिए हर जिले में सोशल मीडिया टीम तैयार करेगी। हालांकि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत नीमच से कर दी है। इस टीम का हर सदस्य 100 लोगों से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ेगा। कांग्रेस की माने तो इस टीम में प्रदेश के युवा समाज सेवी और कई सारे बुद्धिजीवी जुड़े हैं। पार्टी की कोशिश है कि इसके जरिए युवाओं को अधिक से अधिक साधा जाए। कांग्रेस पार्टी में अभी लोग निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे भी जिस तरीके से ट्विटर और फेसबुक में आपने देखा होगा कि कांग्रेस बीजेपी से आगे है और करोड़ों की तादाद में आगे बढ़ चुकी है। हर जिले में कांग्रेस
कार्यकर्ताओं की भीड़ पूरे तरीके से आ रही है। रीच 100 भी उसका एक पार्ट है। लोग जुड़ रहे हैं, ऑब्लाइज होना चाहते हैं, सभी को एक लालसा होती है पार्टी से जुड़ने की। बीजेपी की टीम पहले से ही सोशल मीडिया पर एक्टिव है। बीजेपी की माने तो इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस दूर दूर तक बीजेपी के मुकाबले में नहीं है। हमें सुनने में आया है कि कांग्रेस कुछ 100 लोग की टीम बना रही है जिले के अंदर, और नीमच में भी 100 लोगों की टीम बनाई है। आप आश्चर्य करोगे, ये जो 100 लोगों की टीम है, इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे तो उनको पता ही नहीं है कि उन लोगों को जोड़ दिया गया है। तो कांग्रेस के ट्विटर में भी फर्जी फॉलोअर्स हैं और कार्यकर्ता भी उनके फर्जी बनाए जा रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस हमसे दूर दूर तक हम कंपेयर कर सकते हैं। कांग्रेस कभी धरातल तक पहुंच नहीं पाई और भाजपा हमेशा धरातल पे ही बात करती है और धरातल तक पहुंची है। अभी विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का समय बाकी है, लेकिन सभी पार्टियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी मैदानी टीम को अभी से मजबूत कर रहे हैं। दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज स्टेट। और भारत सरकार भले ही 127वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए राज्यों को पिछड़े वर्ग में जातियों को शामिल करने का अधिकार दे दिया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको लागू करने में अभी कई बाधाएं हैं। पिछड़े वर्ग में जातियों को शामिल करने का काम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा किया जाता है और प्रदेश में पिछले 3 साल से पिछड़ा वर्ग आयोग काम ही नहीं कर रहा है। अब ऐसे में सरकार के फैसले के बाद भी ओबीसी में शामिल होने वाले अन्य जातियों का क्या होगा, जो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। फिलहाल प्रदेश में केंद्र और राज्य की सूची को मिलाकर पिछड़े वर्ग में करीब 175 जातियां और उपजातियां हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही ओबीसी वर्ग को खुश करने की होड़ लगी है। ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर भी दोनों दल अपने आप को प्रतिबद्ध बता रहे हैं, लेकिन बिना ओबीसी आयोग के एक्टिव हुए कैसे इनका कल्याण होगा, इसकी चिंता किसी को नहीं है। आयोग के अध्यक्ष धनोपिया का कहना है कि उन्हें सरकार काम ही नहीं करने दे रही। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जो कार्रवाई की जाना चाहिए था वो लंबित रही है। उसका कारण ये रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे अध्यक्ष बनने के बाद काम नहीं कर दिया गया। आज हालात ये है कि पिछड़ा वर्ग के मामले में तरह तरह की बातें चल रही हैं। आरक्षण के मामले में, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए जाने के मामले में, लोकसभा में विधेयक पारित करने के मामले में। लोकसभा में जो विधेयक पारित हुआ है वो जातियों को जोड़ने के संबंध में है, किन जातियों को जोड़ना है, घटाना है। बहुत सी जातियां हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो ओबीसी में शामिल होना चाहती हैं। कुछ ऐसी ओबीसी से अलग हटकर SC ST में भी जाना चाहते हैं। वो सारे प्रकरण भी लंबित पड़े हुए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की पिछले 3 साल से कोई बैठक नहीं हुई है। आयोग की बेंच जब तक नहीं बैठेगी तब तक जातियों को जोड़े जाने का निर्णय नहीं हो सकता है। आयोग इस समय 4 अधिकारियों कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। 1980 में केंद्र सरकार के निर्देश पर पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था। रामजी महाजन इसके पहले अध्यक्ष बने थे। केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा तो दे दिया, लेकिन प्रदेश में हालात ज्यों का त्यों बना हुआ है। भाजपा आयोग की इस दशा के लिए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार बता रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग की गतिविधियां यदि रुकी हुई है तो इसके लिए कमलनाथ सरकार जिम्मेदार है। किस तरह से सरकार जब जाने की वेला में थी, चला चली की वेला में थी, तब एक संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया गया। कई सारे आयोगों में नियुक्ति करके 15 महीने से नींद नहीं उड़ी। ऐन वक्त पर अन्याय पिछड़ों के साथ भी किया और कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के साथ भी किया जो सपने संजोए बैठे थे नियुक्तियों के। देश भर में ओबीसी वर्ग को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने आप को ओबीसी का हितैषी बताते नहीं थकती। इसका कारण है इस वर्ग की 50% आबादी, जो कि आने वाले समय